सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एसपी स्टडी क्लासेस 9335 पर। तो कैसे आप सब और कैसे चल रही है आपकी स्टडी? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी स्टडी भी अच्छे से चल रही होगी। तो उसी स्टडी को और भी शानदार बनाने के लिए आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे क्लास 12 केमिस्ट्री को रिलेटेड। क्लास 12 केमिस्ट्री के चैप्टर 1 से लेकर हम चैप्टर 5 तक के सभी महत्वपूर्ण परिभाषाएं, नियम, टिप्पणी और जो भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन है वो सभी क्वेश्चन हम देखेंगे। हम आज के इस वीडियो में चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 5 तक के सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चंस के बारे में कवर करेंगे। तो इसीलिए आज का वीडियो सबसे ज़्यादा रामबाण आपके लिए सिद्ध होने वाला है। आपके बोर्ड एग्जाम में 2023 के अंदर एमपी बोर्ड को लेकर हम गारंटेड कहते हैं कि इस वीडियो से लगभग आपसे क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे और ये वीडियो आपको पूरा देख लेना है। लगभग इस वीडियो के अंदर हम आपके 20 नंबर बिल्कुल क्लियर कराने वाले हैं। बस आपको इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देख लेना है, अच्छे से देखना है और सभी क्वेश्चंस को अच्छे से रिवीजन करके इन सभी क्वेश्चंस को आपको तैयार कर लेना है। ठीक है, अगर हम पहले बात करें तो आपका जो पेपर आता है वो आता है आपका 100 नंबर का। उस 100 नंबर में अगर हम बात करते हैं पेपर की बात, उस पेपर की कर रहे हैं जो आपके रिजल्ट पे बन के आता है, उसमें से अगर हम बात करें तो आपका जो पेपर रिटन आपके लिए आता है वो आता है सिर्फ 70 नंबर का, सिर्फ 70 मार्क्स का आता है। उसमें से 30 नंबर जो होते हैं वो आपके प्रैक्टिकल के होते हैं, यानी कि आपकी जो प्रयोगात्मक परीक्षा कॉलेज के अंदर ली जाती है उसके होते हैं। ठीक है, उस 70 नंबर जो आपको पेपर करने के लिए दिए जाते हैं जिसका पूर्णांक होता है 70 नंबर का। ठीक है, उसके लिए हमें क्या करना है, 60 से 65 नंबर की मेहनत करनी है। कुछ भी करके हमें इतने नंबर लाने हैं, तभी आपका अच्छा सा परसेंटेज बनेगा। ठीक है, अगर हम बात करें ये जो हमारे चैप्टर्स होने वाले हैं, कौन कौन से 5 चैप्टर्स होने वाले हैं। ये जो चैप्टर हैं, एक तो हमारा है ठोस अवस्था, दूसरा है विलयन, तीसरा है वैद्युत रसायन, चौथा है रासायनिक बलगति और 5वां है पृष्ठ रसायन। इन सभी चैप्टर के वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे जो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर अगर आप उठा के देखेंगे, मॉडल पेपर उठा के देखेंगे, अनसॉल्व पेपर उठा के देखेंगे तो वहां पर क्वेश्चंस आपको फंसेंगे। तो उन्हीं क्वेश्चंस को कवर करेंगे जो कई बार बोर्ड एग्जाम में आ चुके हैं। तो आइए सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। स्टूडेंट, फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है एफसीसी को रिलेटेड। एफसीसी क्या है, यानी कि फेस सेंट्रल यूनिट सेल, और हिंदी में कहते हैं फलक केंद्रित एकक कोशिका पर हमें क्या करना है, टिप्पणी करना है। देखिए, फलक केंद्रित एकक कोशिका की सबसे पहले हमें लिखना परिभाषा, फिर हमें लिखना है उदाहरण, यानी कि इसका चित्र बनाना है। देखिए, जब अवयवी कण जो होते हैं एकक कोशिका के कोनों पर, देखिए कहां पर होने चाहिए, कोनों पर होने चाहिए तथा प्रत्येक केंद्र पर भी उपस्थित होते हैं, तब इसे फलक इसे क्या जो भी जालक बनता है इसे फलक केंद्रित एकक कोशिका कहते हैं। अगर इसके हम डायग्राम की बात करें तो समझिएगा। देखिए, इसमें प्रत्येक केंद्र पर आपको एक अवयवी कण दिखाई रहा है, प्रत्येक कोनों पर एक एक अवयवी कण आपको दिखाई दे रहा है। लेकिन अगर हम बात करें इनके फलक के केंद्र पर भी, देखिए एक एक अवयवी कण आपको दिखाई दे रहा है फलक के केंद्र पर भी। तो यही जो है एफसीसी है, फेस सेंट्रल यूनिट सेल। ठीक है, अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें, देखिए दूसरा क्वेश्चन आया काय केंद्रित एकक कोशिका। काय केंद्रित को अंतः केंद्रित भी कहते हैं और इसको इंग्लिश में कहते हैं बीसीसी। बीसीसी का फुल फॉर्म होता है बॉडी सेंट्रल यूनिट सेल, बॉडी सेंट्रल यूनिट सेल। देखिए, अगर हम जब अवयवी कण एकक कोशिका के कोनों पर तो होने चाहिए तथा एक कण एकक कोशिका के केंद्र पर भी होता है, एक कण एकक कोशिका के केंद्र पर भी उपस्थित होता है, अंतः केंद्रित एकक कोशिका कहलाती है। देखिए, पहले हम इसके चित्र की आपको बात करते हैं, पहले हम इसका आपको चित्र दिखा देते हैं। देखिए, अगर हम बीसीसी के चित्र की बात करें तो ये है बीसीसी का डायग्राम, ये जो है बीसीसी का डायग्राम है। देखिए, अवयवी कण एकक कोशिका के कोनों पर भी उपस्थित है। ठीक है, और एक कण अवयवी कण जो है एकक कोशिका के केंद्र पर भी उपस्थित है। ठीक है, इसको आप समझ लेना। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन उसी के आगे तीसरे क्वेश्चन की बात करते हैं। तीसरा क्वेश्चन स्टूडेंट काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फ्रेंकल तथा साटकी दोष पर हमें टिप्पणी करना है। यानी कि जो फ्रेंकल दोष होता है साटकी दोष पर हमें क्या करना है, टिप्पणी करना है। देखिए, पहले हम बात करते हैं फ्रेंकल दोष की, फिर हम बात करते हैं साटकी दोष की। फ्रेंकल दोष या आयनिक यौगिक प्रदर्शित करते हैं, क्या करते हैं, आयनिक यौगिक प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, इसमें क्या होते हैं, इसमें छोटे छोटे आयन अपनी सामान्य स्थिति से हटकर अन्य स्थान पर चले जाते हैं। यानी जो इसमें छोटे छोटे आयन्स होते हैं वो अपनी सामान्य स्थिति से हट जाते हैं और किसी अन्य स्थान पर चले जाते हैं, और आयन जो अन्य आयन होता है उसका अंतराकाशी स्थान क्या करते हैं, ग्रहण कर लेते हैं। अगर हम इनके उदाहरण की बात करें तो जेडीएनएस हो गया, एजीसीएल हो गया, एजीबीआर हो गया, ईटीसी। ईटीसी का मतलब होता है आदि, जो आप लिखते हैं आदि, उसी को इंग्लिश में कहते हैं ईटीसी। ठीक है, ईटीसी आदि। अगर हम बात करें एजीबीआर, आप समझ लीजिए। देखिए, एजीबीआर जो है एक ऐसा कंपाउंड है जो हम अगर बात करते हैं कि फ्रेंकल दोष या साटकी दोष, तो ऐसा नहीं फ्रेंकल साटकी ये सभी में आता है। जो आपका एजीबीआर है
AGBR, स्टूडेंट AGBR ये आपका जो है फ्रेंकल दोष भी प्रदर्शित करता है और साल्ट की दोष भी प्रदर्शित करता है, यानी कि ये दोनों दोष हमारे प्रदर्शित करता है। कौन? AGBR सिल्वर ब्रोमाइड। ठीक है, अब हम इसका आपको चित्र भी दिखाएंगे और पहले हम इसकी परिभाषा की बात कर लेते हैं। किसकी? साल्ट के दोष की। इस दोष में AB पॉजिटिव और A पॉजिटिव और B निगेटिव प्रकार के आयनिक यौगिक जो होते हैं सामान्य स्थिति से धनायन, सामान्य स्थिति में समान संख्या में क्या होते हैं, अपने धनायन या ऋणायन जो होते हैं अपने स्थान से क्या होते हैं स्टूडेंट, लुप्त हो जाते हैं, चले जाते हैं। और इसे साल्ट के दोष, इसमें ऐसा नहीं अगर वो जा रहे हैं तो किसी आयन का अंतरा कैसे स्थिर, ऐसा नहीं करते, वो बिल्कुल जा ही रहे हैं। AGBR देखिए यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी AGBR दोनों में कॉमन है। ठीक है, यानी कि एक क्वेश्चन आता है कि ऐसा कौन सा यौगिक है जो फ्रेंकल तथा साल्ट के दोनों प्रकार के आयनिक यौगिक प्रदर्शित करता है, तो वो हमारा है AGBR। ठीक है, इनके भी आपको उदाहरण याद रखना है। अब हम इनके आपको चित्र दिखा देते हैं। देखिए अगर हम बात करते हैं फ्रेंकल दोष की, तो इसमें देखिए यहाँ से धन पॉजिटिव जो था ये हटा और किसी अन्य यौगिक के अंतराकाशी स्थिरांक ग्रहण कर लेता है। लेकिन अगर हम बात करते हैं कहाँ की, साल्ट के दोष, तो यहाँ पर बिल्कुल लुप्त हो जाते हैं। यहाँ पर अंतराकाशी स्थिरांक के नाम से यहाँ पर कुछ भी नहीं है, यानी कि इसमें बिल्कुल लुप्त हो जाते हैं। चित्र आप इनको भी बना लेंगे। अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मोलरता हो गया, मोल अंश हो गया, मोल प्रभाज। मोल अंश को ही हम कहते हैं, मोल प्रभाज की हमें सूत्र सहित परिभाषा देखनी है। देखिए मोलरता की अगर हम बात करते हैं, मोलल्टी 1 लीटर बिलियन में उपस्थित बिले के ग्राम मोलों की संख्या उस बिलियन की क्या कहलाती है, मोलरता। इसे M से प्रदर्शित करते हैं। इसके लिए सूत्र होता है, इस पर हमने न्यूमेरिकल आपको बहुत ही ज़्यादा न्यूमेरिकल भी लगवाए हैं, क्योंकि इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल आपके बोर्ड एग्जाम में आते हैं। अगर आपने इनका न्यूमेरिकल का वीडियो भी नहीं देखा तो जाकर आप वीडियो देख सकते हैं और उसका लिंक आपको मिलेगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से आप डायरेक्ट जाकर इसके न्यूमेरिकल का वीडियो भी देख सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं मोल अंश की। मोल अंश या मोल प्रभाज, इसमें क्या होता है, बिले में उपस्थित कोई भी बिले है, कोई भी बिलियन है, उसमें उपस्थित एक घटक के मोलों की संख्या तथा बिलियन में उपस्थित कुल घटक के अनुपात के मोल जो होते हैं उनके अनुपात को मोल प्रभाज कहते हैं। यानी कि मान लीजिए कोई बिलियन है, उसमें एक घटक जो है उसके कुल मोलों की संख्या तथा बिलियन में उपस्थित कुल मोलों की संख्या तथा के अनुपात को, बिलियन में उपस्थित कुल मोलों की, एक घटक के मोलों की संख्या और बिलियन में उपस्थित कुल मोलों की संख्या के जो अनुपात होता है उसे उस घटक का मोल प्रभाज कहते हैं। उस घटक का क्या कहते हैं, मोल प्रभाज। और इसे एक्स से प्रदर्शित करते हैं। अगर हम इसके आगे देखते हैं, देखिए अगर हम बात करते हैं बिले के लिए, इसके मोल प्रभाज क्या होगा। अगर हमें बिले का मोल प्रभाज निकालना है तो बिले के मोल प्रभाज ये हो गए बटे बिलियन का मोल प्रभाज टोटल हो गए। अगर हमें बिलायक के मोल प्रभाज निकालने हैं, देखिए बिलियन जो होता है, बिलियन हमारा दो चीज़ों से मिलकर बना होता है, या तो उसमें होगा बिले, देखिए बिले और बिलियन और बिलायक। देखिए अगर बिले और बिलायक नहीं मिलेंगे तो हमारा बिलियन भी नहीं बनेगा। ठीक है, इन सूत्रों को आपको क्या करना है, अच्छे से तैयार कर लेना और ध्यान भी रखना है। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की। हेनरी का नियम समझाए तथा इसके कुछ महत्वपूर्ण उपयोग भी लिखिए। यानी कि जो हेनरी एक साइंटिस्ट थे उनका हमें नियम समझाना है। देखिए अगर हम हेनरी के नियम की बात करें तो इस नियम के अनुसार, किस नियम के, हेनरी के नियम के अनुसार स्थिर ताप पर किसी गैस की द्रव्य विलेयता जो होती है उस गैस के आंशिक दाब के समानुपाती। यानी कि अगर कोई ताप जो है कॉन्सेंट्रेट है, यानी कि स्थिर है, उसकी जो गैस की द्रव्य विलेयता होगी उसके आंशिक जो दाब होगा उसके कैसे होगी, समानुपाती होगी। अगर हम बात करें यदि किसी गैस की द्रव्य विलेयता कितनी है, एस है, तथा आंशिक दाब पी है, तब हेनरी का नियम एस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल पी। अगर इसके हम उपयोग की बात करते हैं तो सोडा वाटर तथा शीतल पेय पदार्थों में CO2 की विलेयता को बढ़ाने के लिए किया जाता है और रुधिर में NO2 की अधिक सांद्रता से विषैले प्रभाव से बचने के लिए भी हम किसका प्रयोग करते हैं, हेनरी के नियम का प्रयोग करते हैं। अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 की। क्वेश्चन नंबर 6 है परासरण दाब क्या है। देखिए दाब का मतलब होता है लगाने वाला, यानी कि परासरण के पर दाब लगाने वाला परासरण दाब, मोटरसाइकिल पे दाब लगाने वाला मोटरसाइकिल दाब, यानी कि अगर हम कहीं पर भी दाब लगाते हैं तो वहां पर दाब होता है। अगर बात करें परासरण दाब की, तो अगर हमें परासरण दाब लगाना है, अगर मान लीजिए हमें मोटरसाइकिल है उसमें अगर हम ब्रेक लगाएंगे तभी तो गाड़ी रुकेगी, तो हमने क्या किया, एक दाब लगाया मोटरसाइकिल में ब्रेक के अनुसार तो मोटरसाइकिल रुक गई। तो उसी प्रकार अगर हम परासरण की क्रिया रोकनी है तो हम एक दाब लगाएंगे और जो दाब लगाएंगे उसी दाब को क्या कह देंगे, हम परासरण दाब कह देंगे। तो हम परिभाषा लिखेंगे साधारण सी, परासरण की क्रिया को रोकने के लिए जो दाब लगाया जाता है उसे हम क्या कहते हैं, परासरण दाब कहते हैं। इससे सरल परिभाषा नहीं हो सकती है। फिर आता है विद्युत रासायनिक सेल क्या है। विद्युत रासायनिक सेल क्या है, जब समान अथवा विभिन्न प्रकार के विद्युत अपघट्टों के बिलियन के नीचे दो इलेक्ट्रोड रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में क्या करते हैं, परिवर्तित करने में सक्षम होते हैं,
तो विद्युत रासायनिक सेल कहलाती है। ठीक है, आप इनकी परिभाषा लिखते चलेंगे, फास्ट रिवीजन भी करते चलेंगे। अब हम लोग बात करते हैं मानक इलेक्ट्रोड विभव क्या है। मानक इलेक्ट्रोड विभव जब किसी धातु को उसी धातु को 25 सेंटीग्रेड ताप पर 25 सेंटीग्रेड पर धातु के अपने ही रबड़ के ऐसे विलयन में जिसमें धातु आयनों की सांद्रता 1 मोलर रखी जाती है, तो उसे जो विभवांतर उत्पन्न हो जाता है, इस विभवांतर को ही मानक इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 9 है, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 9 है कोलराउस का नियम पर टिप्पणी करना है। देखिए, कोलराउस एक साइंटिस्ट है, उन्होंने अपना नियम दिया, तो उसी पे हमें क्या करना है, टिप्पणी करना है। दुर्बल वैद्युत अपघट्टों की अनंत तन्यता पर मोलर चालकता ज्ञात करने के लिए कोलराउस ने एक नियम प्रतिपादित किया, जिसे कोलराउस का नियम कहते हैं। यानी कि मान लीजिए अगर हमें दुर्बल कोई वैद्युत अपघट्ट है, उसकी अनंत तन्यता पर हमें मोलर चालकता ज्ञात करना है, तो हम कोलराउस के नियम के अनुसार मोलर चालकता उनकी ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। समाकलित वेग समीकरण लिखिए। समाकलित वेग समीकरण की परिभाषा लिखिए। वह गणितीय समीकरण जो अभिक्रिया के वेग तथा अभिकारक की मोलर सांद्रता के बीच संबंध बताता है, समाकलित वेग समीकरण कहलाता है। यानी कि ऐसा गणितीय समीकरण होना चाहिए जो अभिक्रिया के वेग तथा अभिकारक की मोलर सांद्रता के बीच हमें क्या बताता हो, संबंध बताता हो, उनमें क्या रिश्ता है, और उसे क्या कहते हैं, समाकलित वेग समीकरण कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है प्रथम कोटि की अभिक्रिया किसे कहते हैं। देखिए, वह अभिक्रिया जिसका वेग केवल एक ही अभिकारक की सांद्रता के अनुक्रमानुपाती होता है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया कहलाती है। अब आता है प्रथम कोटि की अभिक्रिया का समीकरण दीजिए, तो इसका जो व्यंजक होता है यानी कि सूत्र होता है जिसपे हमें लगाने होते हैं न्यूमेरिकल, वो हमारा ये है K = 2.303/T log A/A-x। ठीक है, ये इसका होता है क्या, फार्मूला। अब हम बात करते हैं अधिशोषण की। देखिए, बहुत अच्छा डायग्राम बनाया, इसी से हम आपको अधिशोषण भी समझाएंगे। अधिशोषण किसे कहते हैं। देखिए, किसी पदार्थ का किसी अन्य पदार्थ की ओर आकर्षित होना तथा उस पर बनाए रहना अधिशोषण कहलाता है। या एक कैसी घटना है, सतही। मान लीजिए आप कि अगर आपकी कोई एक बोतल है, वो आपके फ्रिज में रखी है। जब आप जिस समय आप बोतल में फ्रिज पे रखते हैं, क्या उसके ऊपर आप कोई छेड़खानी करते हैं, तो नहीं करते हैं। ठीक है, जैसे ही हम फ्रिज में बोतल रखते हैं, कुछ समय ठंडी होने के बाद अब जो बोतल होती है, मान लीजिए सपोज दैट ये हमारी एक बोतल थी, इस पर हमारे जो आपको एक बिंदी जैसी दिख रही है संरचना है, ये क्या है, जब हम बोतल फ्रिज से निकालते हैं तो उसमें होता है क्या, कुछ उस पर पानी की बूंदें दिखाई देने लगती हैं। वो क्या होता है कि उसी अधिशोषण की घटना के कारण उसकी जो बोतल की ऊपरी सतह होती है, उस पर पानी की बूंदें दिखाई देने लगती हैं। ठीक है, इसी घटना को क्या कहते हैं, अधिशोषण कहते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं उत्प्रेरक की। उत्प्रेरक क्या होते हैं। देखिए, उत्प्रेरक क्या होते हैं, वो पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया के वेग को परिवर्तित करते हैं, घटा दें, बढ़ा दें, ना चेंज करें, उदासीन रखें, यानी कि उसके अभिक्रिया का जो वेग होता है उसे परिवर्तित कर देते हैं, चेंज कर देते हैं, उत्प्रेरक कहलाते हैं। ये कई प्रकार के हो सकते हैं, धनात्मक हो सकते हैं, ऋणात्मक भी हो सकते हैं, उदासीन भी हो सकते हैं। तो इनके बारे में हमने फुल डिस्कस किया हुआ है। अन्य वीडियो में जाकर आप उत्प्रेरक से रिलेटेड वीडियो हमारे चैनल पर देख सकते हैं। अब हम बात करते हैं समांगी उत्प्रेरण क्या होते हैं। जब उत्प्रेरक और अभिकारक परस्पर मिलकर एक समांग मिश्रण बनाते हैं, तो उसे हम समांगी उत्प्रेरण कहते हैं। अगर हम बात करें इसी के रिलेटेड क्वेश्चंस की, देखिए, अगर हम उदाहरण की H2SO4 बनाने की चेंबर विधि में हम SO2 और O2 का सहयोग करते हैं, तो हमारा SO3 का निर्माण हो जाता है। SO2 और O2 को मिलाते हैं तो हमारा SO3 बनता है, यानी कि एक समांगी मिश्रण बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ब्राउनी गति पर आपको टिप्पणी करना है। ब्राउनी गति पर हमें टिप्पणी करना है, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम में कई बार आया हुआ है। देखिए, ब्राउनी गति का आविष्कार अंग्रेजी वनस्पति वैज्ञानिक रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। जो ब्राउनी गति का था, उसका आविष्कार जो किया था, वो हमारे एक अंग्रेजी वनस्पति वैज्ञानिक थे, जिनका नाम था रॉबर्ट ब्राउन। उन्होंने क्या किया था, इन्होंने देखा कि कोलाइडी विलयन में कोलाइडी कण निरंतर टेढ़े मेढ़े ढंग से सभी दिशाओं में गति करते हैं, और इस घटना को ही इन्होंने क्या कहा, ब्राउनी गति का। ये जो चित्र दिख रहा है, इसी प्रकार से आप टेढ़ी मेढ़ी जो गति कर रहे थे, इसी को इन्होंने क्या कह दिया, ब्राउनी गति कह दिया। कोलाइडी कणों की निरंतर टेढ़ी मेढ़ी जो गति थी, उसे ही उन्होंने क्या कहा, ब्राउनी गति कहा। अब हम लोग बात करते हैं गोल्डन नंबर की, यानी कि स्वर्ण संख्या। स्वर्ण संख्या क्या होती है। द्रव स्नेही कोई कोलाइड होना चाहिए कि मिलीग्राम में वह मात्रा जो 10 ml सोने के कोलाइडी विलयन को के 10% NaCl में होने वाले स्कंदन से रोक सके, हमें कहलाती है क्या, स्वर्ण संख्या, यानी कि गोल्डन नंबर। यानी कि कोई भी 10% का NaCl विलयन, उसमें NaCl के होने वाले 10 ml में होने वाले स्कंदन की क्षमता को क्या करें, रोक दे, और इसको कहते हैं स्वर्ण संख्या। तो आई होप ये वीडियो आपको बहुत ही पसंद आया होगा, हेल्पफुल लगा
लगा होता। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आगे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन जो सबसे पहले आप तक पहुंचेगी और आपकी अच्छे से तैयारी हो सकेगी। और आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं आपको कौन सा टॉपिक समझ में नहीं आता है, हम उस कमेंट को, उस टॉपिक को रिलेटेड अच्छे से वीडियो बनाएंगे। हमारी टीम आपका सपोर्ट करेगी, आप हमें सपोर्ट करिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय, टाटा।